सो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री के ये 5वां वीडियो है। हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। मेटरनी के काल चल रहा था, तो मेटरनी के युग में हम लोग देख लिए थे 1789 की क्रांति हम लोग देख लिए थे। किस तरह से नेपोलियन का अंत हुआ, लुई 16वां का अंत हुआ, ये सारे हम लोग देख लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति है वो क्या है, उसके बाद इसके कारण देखेंगे, इसका परिणाम क्या हुआ, ये सारे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, न तो नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ के लोग थे, सबसे पहले कि ये जो 1830 की क्रांति है, क्रांति के कारण है, इसमें सबसे पहले मेटरनिक था। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति था और प्रतिक्रियावादी नीति था। और उसके बाद ये जो चार्ल्स 10वां था, चार्ल्स 10वां याद रखिएगा, चार्ल्स 10वां था, वो किसको प्रधानमंत्री बनाया, यानी चार्ल्स 10वां प्रधान बनाया था। कि किसको प्रधानमंत्री किसको बनाया था, तो प्लेगनी को। प्लेगनी के एक ऐसा था कि यह अभिजात वर्ग था, यह अभिजात वर्ग के साथ देता था। ये कौन देता था, अभिजात वर्ग के साथ ये प्लेगनी था। अभिजात वर्ग उसको कहते हैं जो उच्च जाति के होते हैं। उच्च जाति मतलब कि जैसे निम्न को पूरा अधिकार रहता है उसको सताने के, तो उसको अभिजात वर्ग कहते हैं, याद रखिएगा। यानी अभिजात लोग और जनता को दबाने के लिए चार। और इसको देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ था, क्रांति बता रहे हैं 1830 की फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था। तो देखिए, सबसे पहला था कि यहाँ पे जो लोग थे, तो लोग क्या करने लगे कि अभिजात वर्ग जनता को दबाने लगे। और जनता के दबाने के साथ साथ यहाँ पे 4 अध्यादेश लगा दिए। कब, तो ये लगाए थे, याद रखिएगा कि अभिजात वर्ग 4 अपने उपाध्यक्ष लगाए थे, 4 अध्यक्षता लगाए थे। अध्यक्षता मतलब होता है, अध्यादेश मतलब होता है एक कानून, नियम, यानी वो कानून लगाए थे। और कब लगाए थे, तो 25 जुलाई, ठीक है। अभिजात लोग जनता को दबाने के लिए 25 जुलाई, याद रखिएगा, 25 जुलाई 1830 में, 25 जुलाई 1830 में, 25 जुलाई 1830 में 4 अध्यादेश लगाए थे। देश यानी इसमें नियम, ठीक है, नियम। अब 4 अध्यादेश क्या था, ये हम लोग देखते हैं, यानी नियम या कानून कह सकते हैं। तो 4 अध्यादेश लगाए थे। किसके लोगों पर, तो यहाँ के जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो गरीब थे, यानी जिसके पास पूंजी नहीं था, उसके पर ये 4 अध्यादेश लगाए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 4 अध्यादेश कौन कौन लगाया था, तो 4 अध्यादेश याद रखिएगा, 4 अध्यादेश। पहला अध्यादेश लगाया गया, पहला वहाँ पे कानून क्या लगाया गया, जो वो प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया। पहला क्या किया गया, प्रतिनिधि सभा को भंग। पहला क्या किया गया था, प्रतिनिधि सभा भंग। पहला किया गया था, वहाँ पे प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया था। कहाँ पे, ये नियम लगा दिया गया था, कोई भी सभा नहीं रहेगा। उसके बाद जो दूसरा लगाया गया था, समिति थे यहाँ के, जो प्रतिनिधि सभा था, उसमें जो समिति थे, उस समिति में क्या कर दिया गया, समिति को बैठक को कम कर दिया गया। इसमें केवल अमीरे लोग यानी राजा ही बैठ सकता है, ऐसा नियम लगा दिया गया था। पहला क्या किया गया था, पहला प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया। उसके बाद समिति
जो समिति में बैठक होता था, समिति में बैठक उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। यानी इसमें भी बैठबो करेंगे तो कौन, अभिजात वर्ग के लोग बैठेंगे। कौन से लोग बैठेंगे, अभिजात वर्ग के लोग बैठेंगे। अभिजात वर्ग यानी उच्च जाति के लोग बैठेंगे। और तीसरा जो लगाया गया था, तीसरा था प्रेस पर प्रतिबंध कर दिया गया था। प्रेस मतलब कि मीडिया, प्रेस को क्या कर दिया गया था, प्रेस पर रोक लगा दिया गया था। प्रेस पर रोक, ठीक है, प्रेस पर रोक लगा दिया गया था। रोक लगा दिया गया, ठीक है, लगा दिया गया। किस पर, प्रेस पर। प्रेस जो मीडिया होता था, मीडिया पर ये क्या कर दिए, रोक लगा दिए। और चौथा जो अध्यादेश लगाया गया था, जो चौथा जो कानून था, वो था कि वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। यानी वोट देने का अधिकार क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। चौथा था वो वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार छीन लिया, ठीक है, छीन लिया गया, ठीक है, छीन लिया गया। यही 4 गो जो अध्यादेश, ये नियम लागू किया गया था किसके द्वारा, जो प्रधान था, चार्ल्स जो 10वां था, वो किसको प्रधानमंत्री बनाया, पोलिगनो को, जो कि यह भी एक प्रकार के प्रतिक्रियावादी शासक था, जो अभिजात वर्ग के साथ देता था। इस साथ किस कर देता था, अभिजात वर्ग के साथ देता था। और उच्च जाति के जो अभिजात वर्ग थे, ये उच्च जाति के थे। और यही जो 4 गो नियम लगाया गया, तो नियम लगाया, उसके बाद ये चारों नियम लगाया। अब वहाँ के जनता पूरा मतलब कि गड़बड़ा गई है। और वहाँ पे क्या हुआ कि एक भोज वहाँ पे एक 28 जुलाई 1830 में एक गृह युद्ध शुरू हो गया। क्या हो गया, और याद रखिएगा कि वहाँ पे जब ये 4 गो अध्यादेश लागू किया गया, 4 गो अध्यादेश क्या किया गया, लागू किया गया। तो 4 गो अध्यादेश लागू किया गया था 28 जुलाई, याद रखिएगा, 28 जुलाई 1830 ईस्वी में क्या हो गया, वहाँ पे गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध शुरू हो गया। याद रखिए कि 28 जुलाई 1830 में गृह युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। अब इसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति था, ये फ्रांस के क्रांति के क्या कारण रहा। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं कि जो यहाँ के जो 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के जो राजा था, उस समय के राजा कौन था, तो उस समय चार्ल्स 10वां राजा था। कौन राजा था, चार्ल्स 10वां, जो प्रधानमंत्री बनाया था पोलिगनो को। यह अभिजात वर्ग के साथ देते थे। अभिजात वर्ग जो थे, वो एक जो वहाँ के जनता थे, उस पर एक 25 जुलाई 1830 में अध्यक्षता, यानी 4 अध्यक्षता नियम लागू किया। 4 अध्यक्षता कौन था, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया, वहाँ के प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। दूसरा जो था, समिति में बैठक कम कर दिया गया। और तीसरा था, प्रेस पर रोक लगा दिया गया। और चौथा था, वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। इसके वजह से 28 जुलाई 1830 में गृह युद्ध क्या हो गया, आरंभ हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या रहा। ये सभी चीज़ आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो देखिए 1830 के फ्रांसीसी क्रांति है, उसमें पहला है मेटरनिख के प्रतिक्रियावादी नीति। सबसे पहले कि मेटरनिख था, उसके प्रतिक्रियावादी नीति था। यानी प्रतिक्रियावादी मतलब कि अच्छाई को, जो अच्छा था उसको क्या करता था, विरोध करता था। जो अच्छाई था उसको विरोध करता था। चार्ल्स 10वां का निरंकुश शासन, यानी निरंकुश मतलब होता है, याद रखिएगा, निरंकुश मतलब होता है जिस पर किसी का अंकुश ना हो, उसे निरंकुश कहते हैं। अंकुश मतलब होता है लगाम, कह सकते हैं कि जिस पर कोई लगाम नहीं हो। तो चार्ल्स 10वां था, वो निरंकुश शासक था। उसके बाद है चार्ल्स 10वां द्वारा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने। जनतंत्र मतलब जो जनता के भलाई के लिए हो, यानी जनता के लिए वो जो भावना था, वो क्या करने लगा, दबाने लगा। तो चार्ल्स 10वां उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग व्यवस्था का
विरोध है। उदारवादी मतलब कि सभी को भलाई चाहता है, उदारवादी उसको कहते हैं जो पे सोचता है। उसके बाद अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग जो ऊंचे जाति के लोग थे, तो वो वर्ग विरोध करते थे किसको, उदारवादियों के। अब हम लोग देखते हैं कि निरंकुश मतलब क्या होता है। निरंकुश याद रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है। अभिजात वर्ग किसको कहते हैं और उदारवादी किसको कहते हैं, ये सारे चीज़ नोट डाउन। जिस पर किसी का अंकुश ना हो उसे क्या कहते हैं, निरंकुश कहा जाता है। उसके बाद अभिजात वर्ग किसको कहते हैं, समाज के सबसे शक्तिशाली लोग को अभिजात वर्ग कहते हैं। जो समाज था, उस समय का जो समाज था, उसमें जो लोग रहते थे, तो जो सबसे शक्तिशाली लोग होते थे उसी को अभिजात वर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अभिजात वर्ग। उसके बाद उदारवादी किसको कहा जाता है, तो जो समाज में सभी को समान अधिकार का पक्षधर होता है। पक्षधर मतलब कि सभी को समान अधिकार दिया जाए, ऐसा पक्ष लेकर वो करता है, लड़ता है ये अपने अधिकार के लिए। तो ऐसे को कोच कहेंगे, उदारवादी कहेंगे। तो ये था। अब हम लोग जानेंगे हम लोग जानते हैं कि 1830 की क्रांति हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। 1830 के क्रांति के परिणाम तो आप वीडियो में देखिए। आइए देखते हैं हम लोग इसका परिणाम, यानी 1830 के फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या हुआ। तो पहला परिणाम हुआ कि चार्ल्स 10वां फ्रांस के राजगद्दी को क्या कर दिया, त्याग कर अब इंग्लैंड पलायन हो गया। जो वहाँ के राजा था, जो कहाँ के, याद रखिएगा कि जो 1789 में जो युद्ध हुआ था वो लुई 16वां के बीच हुआ था। लुई 16वां के बीच हुआ था। उसके बाद जो 1815 में जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, तो नेपोलियन के बीच। नेपोलियन के बीच, याद रखिएगा 1800। और जो चार्ल्स 10वां था, वो चार्ल्स 10वां था, वो कब तक राज किया, तो वो ये किया 1824 से 1830 तक। 1824 से 1830 तक। और जो आगे आएगा लुई फिलिप, याद रखिएगा लुई फिलिप, ये किया था 1830 से 1848 तक ये राज किया। तो याद रखिएगा कि जो चार्ल्स 10वां फ्रांस के राज गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन हो गया। उसके बाद है फ्रांस में बोर्बो वंश का अंत हुआ। और अब क्या हो गया, जो बोर्बो वंश के राजा था उसका जो शासन चलता था वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो आए, जो तीसरा है अलियंस क्या है, अलियंस वंश के लुई फिलिप का शासन बनाना। अब अलियंस वंश कौन आया आगे, जो बोर्बो वंश क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब आगे कौन आया, अलियंस वंश आया। और अलियंस वंश के जो राजा था वो लुई फिलिप का शासन बनना। अब कौन बना, तो लुई फिलिप बना। उसके बाद उदारवादी एवं संवैधानिक, उदारवादी मतलब सबके पक्ष में, संवैधानिक मतलब संविधान और राजतंत्र की स्थापना हुआ। वहाँ पे क्या चीज़ का स्थापना हुआ, राजतंत्र का स्थापना हुआ। और मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती दिया। और मेटरनिक जो थे वो मेटरनिक के क्या दिया गया, चुनौती दिया। यह था 1815 से 1848 तक राज। तो इसको चुनौती दिया गया क्योंकि यही जो था ये सभी चीज़ करवा रहा था जनता से। तो आगे हम लोग देखेंगे। अब ये हो गया, इसका परिणाम हुआ, ये 5 गो परिणाम हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे 1848 की क्रांति। 1848 के क्रांति से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो 1848 की क्रांति था वो लुई फिलिप, उस समय लुई फिलिप वह गीजो के सत्ता सौंप दिया था। लुई फिलिप, याद रखिए, जो आया कौन आया, अलियंस वंश के जो एक राजा था वो लुई फिलिप। यह लुई फिलिप किसको सौंपा, तो लुई फिलिप गीजो, ठीक है, गीजो वंश को शासन, ये भी
जो था ये भी एक प्रतिक्रियावादी था। ये क्या था? ये भी एक प्रतिक्रियावादी था, प्रतिक्रियावादी। ये भी जनता के साथ बढ़िया सोचता नहीं था। इसके भी धार्मिक आर्थिक बहुत ही स्थिति खराब था इसके काल में भी। फिर यह जब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कई आंदोलन हुए। अब आंदोलन होकर यहाँ पे जो 22 फरवरी है, 22 फरवरी 1848 में 22 फरवरी 1848 में पेरिस में एक बड़ा भोज का आयोजन किया गया था, जिसका थियर्स में पेरिस के थियर्स में एक बड़ा मीटिंग था, उसमें बुलाया गया था। और उसमें जो बुलाया गया और जनता पहले से ही मीटिंग बनाया हुआ था। और 2 दिन बाद क्या हुआ, यानी 24 फरवरी 1848 में वहाँ पे एक गृह युद्ध शुरू हो गया। और इस तरह से जो है 1848 इसके क्रांति फ्रांसीसी क्रांति है। यहाँ पे भी फ्रांसीसी क्रांति में भी जो गीजो और लुई फिलिप का अंत होता है। अब हम लोग देखते हैं कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का जो कारण रहा वो कारण क्या था। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण और उसके बाद परिणाम देखेंगे। देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या रहा। तो 1800 फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण बताया, पहले भी बताएं कि यहाँ पे गीजो वंश का जो प्रतिक्रियावादी नीति था वह बहुत ही जनता पर अत्याचार करता था। उसके बाद लुई जो फिलिप की कमज़ोर नीति था, और इसका जो नीति था बहुत ही कमज़ोर था, किसका? लुई फिलिप का। उसके बाद है लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। और लुई फिलिप था वो किसका प्रधानमंत्री बनाया था? तो गीजो को प्रधानमंत्री, जो कि यह भी एक प्रतिक्रियावादी नीति लगाता था और जनता पर बहुत ही अत्याचार करता था। वैधानिक मतलब कि नियम यानी कानून। उसके बाद संवैधानिक मतलब संविधान, और आर्थिक मतलब कि पैसा यानी रुपया। किसी भी प्रकार से सुधारात्मक कार्य नहीं किया गया वहाँ पे, जो कानूनी रूप से या संवैधानिक रूप से या आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से वहाँ पे सुधारात्मक कार्य नहीं किया। कहाँ पे? तो फ्रांस में। इसी की वजह से वहाँ पे क्रांति का 1848 के क्रांति का एक लहर दौड़ गया। उसके बाद है पूंजीपति वर्ग को साथ रखता था। और जो गीजो वंश था, यानी गीजो था जो प्रतिक्रियावादी था, ये किसको साथ में रखता था? तो पूंजीपति वर्ग को साथ में रखता था, पूंजीपति वर्ग का साथ रखता था। इसका भी एक प्रकार के कारण रहा। उसके बाद जो पंचमा है असफल विदेशी नीति। वहाँ पे जो एक नीति लगाया था, कौन? लुई फिलिप, जो जिसको प्रधानमंत्री बनाया गीजो को। वो गीजो एक नीति बनाया था, और वह विदेश के लिए एक नीति बनाया था जो कि असफल रहा। विदेश नीति क्या रहा? असफल रहा। उसके बाद है वहाँ पे बेरोजगारी और भूखमरी से लोग क्या होने लगे? मरने लगे। वहाँ पे बेरोजगारी आ गया, भूखमरी आ गया, ये सारे चीज़ वहाँ पे था। इसके वजह से वहाँ पे कि लोग क्या होने लगे? मरने लगे। अब देखिए, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गया, भूखमरी बढ़ गया। अब 1848 की फ्रांसीसी क्रांति है, इसका परिणाम क्या हुआ? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम हम लोग देखते हैं। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम जो है वो पुरातन जितने भी व्यवस्था था, वो क्या हो गया? अंत हो गया। पुरातन व्यवस्था क्या हो गया? अंत हो गया। उसके बाद है द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुआ। फिर दोबारा जो है वो गणराज्य स्थापना हुआ। गणराज्य मतलब बताएं। गणराज्य मतलब कि जिसमें जनता शासन करता है, यानी जनता का उसमें अधिकार होता है, तो उसे गणराज्य या जनतंत्र भी कहते हैं या लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें जनता का पूरा भरपूर शासन हो। अब देखिए, द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुआ। उसके बाद पुनः जो है वो तीसरा फ्रांस का सम्राट बना। कौन? लुई नेपोलियन फ्रांस का कई बार बना?
1848 में, तो तीसरा बार फ्रांस का सम्राट बना। तीसरा फ्रांस का सम्राट जो है वो कौन बना? लुई नेपोलियन बना फ्रांस का सम्राट। तो इस तरह से हम लोग देख लिए 3 गो फ्रांस की क्रांति। कौन कौन देखें? तो जो हम लोग देखे 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति, ये हम लोग तीनों देख लिए। तीनों में किसका अंत होता है? तो शुरू में जो होता है वो लुई 16वां का अंत होता है। लुई 16वां का अंत होता है। इसमें जो चार्ल्स 10वां होता है उसको अंत होता है चार्ल्स 10वां को। और इसमें किसका अंत होता है? इसमें पुरातन व्यवस्था, इसमें लुई फिलिप का अंत होता है। लुई फिलिप का अंत होता है। तो ये हम लोग देख लिए। इसमें जो राजा रहता था, यानी 1789 में राजा लुई 16वां था, और 1830 में जो था वो चार्ल्स 10वां था, और 1848 में जो था वो लुई फिलिप था। तो इस तरह से हम लोग 3 गो फ्रांस की क्रांति देख लिए। फ्रांस की 3 गो क्रांति देख लिए। अगला बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि जो लुई फिलिप कमजोर नीति था। उसके बाद लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद संवैधानिक यानी कानूनी, संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार से सुधारात्मक कार्य नहीं किया गया, पूंजीपति वर्ग के साथ न लगा। उसके बाद है कि असफल विदेशी नीति लगाया। वहाँ पे कम जो बेरोजगारी है, भूखमरी है, बढ़ने लगा। इसी के वजह से वहाँ पे फ्रांस की 1848 में फ्रांस की एक क्रांति का लहर दौड़ गया, आंदोलन हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि जो पुरातन व्यवस्था था ये सारे चीज़ क्या हो गया? ख़त्म हो गया। वहाँ पुनः गणराज बना। और तीसरा बार जो बना वो तीसरा बार लुई नेपोलियन सम्राट बना। अब हम लोग आगे देखेंगे इटली का एकीकरण कैसे हुआ। इटली का एकीकरण हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग यहीं पे वीडियो को